हेलो दोस्तों, आप लोग का चैनल अमित साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो पीछे की बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपको पूछा गया है 7/8/2024, मतलब 7 तारीख को जो पूछा गया था क्वेश्चन। तो आज हम लोग उनको देखने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है आप लोग जानते हैं कि जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है, तो इसलिए जो है आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1980 के दशक में, कब, तो आप ध्यान रखेंगे। कह रहा 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया है? तो याद रखिएगा, एक होगा जनहित याचिका। कौन सा? जनहित याचिका जो है 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए ये योजना तैयार किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 100 क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। करें कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो वह किसके पास होता है? तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है संसद के पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों? तो संसद के पास होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जब क्या होता है, कोई भी कानून जब बनना होता है तो संसद द्वारा जो पारित कानून प्रस्तावों को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है, और तब जाकर ये जो है कानून बन पाता है ना। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जब ये पारित हो जाता है अंतिम रूप से, तब उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वह कानून नहीं बनेंगे। तो कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, संसद, है ना। आगे कह रहे क्वेश्चन में कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करते हैं कौन रखेंगे? तो वित्त मंत्री आपको इसका विवरण रखते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में क्या शामिल है? मौलिक अधिकार है क्षेत्र में, तो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में क्या चीज़ें शामिल है? तो आप याद रखेंगे कि संघ एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों एवं राज्यों के बीच विवादों का निपटारा जो है ये संघ है ना। ये क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद है कि सोवा रिगपा क्या है? तो सोवा रिगपा क्या है? तो एक जो है हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सोवा रिगपा क्या है? एक हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो कोलकाता में। कहाँ किए हैं? तो कोलकाता में। आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बताइएगा कि कोलकाता जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो हुगली नदी। कौन सा? हुगली नदी जो है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आते अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराए कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो गोलकीपर है, तो गोलकीपर के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया जाता है तो वो है बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन सा? हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार ये दिए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे गोलकीपर के प्रदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो भू अस्थायी उपग्रह आखिर होता कौन है? तो जो पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु के ऊपर स्थिर रहते हुए पृथ्वी के साथ ही घूमते हैं, तो उस तरह के उपग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो जीसैट है, तो इसमें जो है जुगनू है ना, क्या? तो जो जुगनू है ना, ये आपको क्या है? ये एक अस्थायी भू उपग्रह नहीं है।
तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बाद बाकी जितने भी ये हैं जी सेट है, एड सेट है और हेम सेट है, ये सारे क्या है वो स्थिर उपग्रह है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन करें कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित करता है। तो जैसा कि आप लोग श्यामा चकेवा जानते हैं, जिसमें भाई और बहन का प्यार होता है ना, उसको मतलब ये त्यौहार प्यार वाला त्यौहार है, आप इसको ध्यान रखें। करे तो उस ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ताजमहल जो है बनवाया था किसने, तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। अपनी बेगम मुमताज़ की याद में जो है शाहजहां ने क्या बनाया था, ताजमहल को बनवाया था, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करे बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक कहाँ का निवासी था। ये जीवक जो है कहाँ का निवासी था, तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये कहाँ के थे, तो राजगीर के, जो वर्तमान में राजगीर पड़ते हैं, है ना। तो राजगिरी ही बोलिए या राजगीर, अब जो अभी वर्तमान में है ना। तो जीवक जो है भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे, और जीवक को कभी कभी चिकित्सा राजा भी कहा जाता है। और जीवक ने तक्षशिला में उच्च शिक्षा हासिल किए थे। तो जीवक है ना प्रसिद्ध बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद जीवक कहाँ का निवासी था, तो राजगिरी का था। और यह जो है आप ध्यान रखेंगे, ये निजी किसके थे, निजी चिकित्सक भी थे, किसके, भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी ये थे, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। आइए एक गद्यांश है यहाँ पर, इस गद्यांश को पढ़कर जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा सही से। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए। जो अगर बाल है ना, जो बच्चे की कुरीति है उसको समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए। बाल श्रम समाप्त करना जनता का दायित्व है, क्या बताइए, क्या ये जनता का दायित्व है, नहीं। बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, हाँ ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये किसका, यहाँ पर आपको हम दिखा भी देते हैं। तो कह रहा है कि यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है। तो सरकार ये ऐसा काम कर सकती है ना। फिर आगे आपका क्वेश्चन है, आगे देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है क्या, कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। क्यों कह रहे हैं, तो बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीना जाता है। बिल्कुल ये भी सही है, क्यों किया जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, 13 का ये सही बात है कि बाल श्रम के कारण बच्चों का जो है बचपन छीन जाता है ना। जिस उम्र में उसको खेलना पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में वो काम काज करने लगते हैं। बाल श्रम के कारण यह जल्दी बड़े हो जाते हैं, नहीं ये जरूरी नहीं है। आगे देखिए, करेगी वह काम जो बच्चों को उनके बचपन की क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, और जो शारीरिक और मानसिक विकास के कारण के लिए हानिकारक है। उपयुक्त परिभाषा संबंधित है, तो किससे हो जाए, बाल श्रम से। किससे हो जाएंगे, बाल श्रम से हो जाएंगे, आप इसको ध्यान रखें। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे।
करेंगे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन यह संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती, और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद कितना में वर्णित है, तो 171 में, अनुच्छेद 171 में ये चीज़ें वर्णित है, आप इसको ध्यान रखें। कर विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, तो विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे वह जुलाई 1946 में हुए थे, जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा के चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुए थे, और यह चुनाव भारतीय संविधान के गठन के लिए किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में भाग लिए थे। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करें, कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो पद से हटाने का अधिकार है वह किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो आप ध्यान रखेंगे वह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। हालांकि इसके लिए जो है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना भी जरूरी होता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलते हैं, तो कौन सी गैस, तो आप ध्यान रखेंगे। अब आपका हो जाएगा पॉप की आवाज़ करते हुए नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस, वो आप पॉप की आवाज़ करते हुए जलते हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, करके अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो अंडे की जो जर्दी होती है वह कोलाइड का कौन सा इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी में वसा की छोटी छोटी बूंदें होते हैं ना, इसमें पानी में वसा की क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें होती है। इमल्सन वह कोलाइड है जिसमें 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ होते हैं, है ना, जो आमतौर पर मिश्रित तो नहीं होते, वो इमल्सन कहलाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। करेगा आयरन का प्रतीक क्या हो जाएगा, तो Fe हो जाएगा। करेगा जल में ऑक्सीजन परमाणु की संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो वो होती है sp3, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। उन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपने जीवन काल के जो है 45 साल जो है यात्रा में गुजारे हैं। आते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। करें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। जैसे करें कि जैसे मुहावरा है और उसका इधर अर्थ है, तो आप इसका बताइए क्या हो जाना है। तो कह रहा है कि छाती पर मूंग दलना, यानी कि ये हो जाएंगे साथ रहकर जो है परेशान करना होगा। छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर क्या हो जाएगा, परेशान करना हो जाएगा, ठीक है। और छाती पर पत्थर रखना, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना हो जाएगा, इसका धैर्यपूर्वक कष्ट सहना हो जाएगा। और छाती पर सांप लेटना मतलब ईर्ष्या करना होता, और छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। इसका जो है क्या आंसर हो जाएगा, तो एक का हो गया 4, एक का 4 हो गया, तो 1 का 4 आपका यहाँ नहीं है। अब ये दोनों में फिर कह रहा है कि बी का जो है 1 नंबर था, बी का 1 नंबर, बी का 1 यहाँ भी है, फिर सी का 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो आपका ए नंबर। राजा के लिए सभा है ना, राजा के लिए सभा, ये सही नहीं है। ये इसका जो है राजसभा का सही समास विग्रह जो है राजा की सभा होगी, यहाँ पर के लिए नहीं होगा, की होना चाहिए, तब जाके सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये आपका जो समास है यह तत्पुरुष समास है। कैसा, तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है जिसमें विभक्ति क्या होती है, की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था, पुरकिंजे ने इसका ये नाम दिया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह नाम जो है पुरकिंजे ने कब दिया था, तो 1839 ईस्वी में दिया था यह नाम, आप इसको ध्यान रखेंगे। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, और जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ होता है, कोशिका का जीवित पदार्थ होता है, और ये प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। जीव द्रव्य जो है ये कोशिका का जीवित पदार्थ होता है, और ये किससे घिरा रहता है, तो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है, आप इसको भी ध्यान रखें। करें निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है ना, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह स्क्लेरन कायमा हो जाएगा। कौन सा, स्क्लेरन कायमा हो जाएगा इसका सही आंसर, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यह मृत उत्तक होता है। करहरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करता है, तो वह करती है तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में ये जमा करते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। करेक्ट, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो आपको किसका होता है, सिल्वर नाइट है ना, सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल युक्त स्याही होता है, सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल युक्त स्याही हो जाएगा। तो इसका प्रयोग जैसे वोट डालने में, ताकि जो है त्वचा पर लगने के बाद या कुछ समय के लिए जो है नहीं मिटता, और इसका उपयोग चुनाव में धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जाता। तो कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल युक्त स्याही होता है, आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 में। यह अधिनियम जो है 12 मई का, यह अधिनियम जो है 12 मई 2005 को पारित हुआ था, और 12 अक्टूबर जो है कुल 2005 को लागू हुआ था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब ये कब जो है पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था, तो 12 मई 2005 को। लागू कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, करेक्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, तो 2000 किसको, तो 2023 को जो है 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने है ना साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, आप इसको भी ध्यान रखें। तो मोटा अनाज में मक्का, रागी, ज्वार, बाजरा, जो कौन है ना, कोदो, सामा है ना, वगैरह शामिल है, ये सब मोटा अनाज है, तो आप इसको ध्यान रखें। कर लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, सभी पादप कोशिकाओं में क्या चीज़ अनुपस्थित होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। जो करें कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता, कौन सा अनुपस्थित होता है, तो ये तारक का है। क्या होगा, तारक का। ये तारक का केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी कोशिका भित्ति ये सभी पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम में जो है बहुविभाजन नामक जो है अलैंगिक जनन होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। करें हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया, मुकुलन की प्रक्रिया तो वो करें हाइड्रा में मुकुलन
की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो जो हाइड्रा होते हैं, तो हाइड्रा में मुकुलन जो है मुकुलन नामक अलैंगिक प्रजनन होता है ना। तो आप इसको ध्यान रखिए, ये समसूत्री विभाजन से विकसित होते हैं। किस विभाजन से? तो समसूत्री विभाजन से। इस विभाजन से होता है, तो ये समसूत्री विभाजन से हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा। मतलब समसूत्री विभाजन से ही होता है, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है तो उसको देखते हैं। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है। तो जो कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से किस पर? पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया है। इनमें से किस में? तो आप ध्यान रखेंगे, जो सरीसृप होते हैं, तो जो सरीसृप होते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि अंडे, है ना, किसके द्वारा? तो अंडे द्वारा। तो लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ताप पर निर्भर करता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते करके, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चे खेल रहा है, तो ये जो आपको अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, है ना। कार्य वर्तमान काल में हो ही रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। कह रहा है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो स्वागत शब्द में जो है किससे हो जाएगा? तो सु उपसर्ग का, है ना। स्वागत में क्या हो जाएगा? सु उपसर्ग हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा स्वागत में? तो सु उपसर्ग हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उनके सही शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? असंगत, गायों को पालने वाला गोपाल सही है, और उसका बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास नहीं होना चाहिए, तो अंधविश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अविश्वास में। तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास होता है, अविश्वास नहीं होगा, अंधविश्वास होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज? तो ये आपका गलत हो जाएगा। गोद लिए गए पुत्र को दत्तक कहा जाता है और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, ये भी सही। कह रहा है कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसको गोरू मृदा, गुजरात में इसको किस, हाँ तो बताइए, गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता था? तो गोरू के नाम से जाना जाता था, आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान कर रही है? तो वो हिमालयन हेली सर्विसेज ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। सॉरी, क्या हो जाएगा? तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है, ये कंपनी जो है अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान कर रही है। तो आप इसको ध्यान रखिए। कर 2011 की जनगणना से तो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से एक बार देख भी लीजिएगा। कर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो वो है अपना बिहार। तो ध्यान रखेंगे। तो जिसमें कि 1106 व्यक्ति जो है 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 1106 व्यक्ति रहते हैं, या 1106 लोग रहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा
जनसंख्या घनत्व वाले जो है आबादी वाले जो और केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे ज़्यादा आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है दिल्ली। कौन है, तो वह दिल्ली है। आप इसको ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो गगन शक्ति 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। यह आपको राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। और यह अभ्यास 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच चला था। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच चला था। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं क्या है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किस श्रेणी में जीत हासिल की है, तो आप इसको ध्यान, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तीसरा एलडीसी है ना, ये जो है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को साल 2023 का तीसरा एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर श्रेणी में मिला था। मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर में इसको मिला था। तो आप इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि लीची पर राष्ट्रीय उद्यान लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है। तो जैसे आपको लीची कहाँ का है, तो मुजफ्फरपुर, तो ये मुजफ्फरपुर जाने ही जाते हैं लीची के लिए। और इसकी स्थापना जो की गई थी वह 2001 में किया गया था। कितना ईस्वी में किया गया था, तो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती है, तो मुद्रास्फीति है ना। साक्षरता दर ये जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करती है, जबकि मुद्रास्फीति ये नहीं करती है। मुद्रास्फीति यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमती में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है ये, तो ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है, तो राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब आप गैर बाजार क्रिया का उदाहरण आप समझ सकते हैं, जिसमें कोई वस्तु का उत्पादन और उपभोग करता है व्यक्तिगत स्तर पर होता है, तो न तो बिक्री या आर्थिक लाभ के लिए होता, स्वयं का उपयोग से हो गया। तो आप इसको ध्यान रखें। करा गया बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। कार्यान्वित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है, या इसका है दोनों, ए और सी दोनों। तो इसमें जो है वस्तु और सेवाओं को विश्व स्तर पर जो है, अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो नहीं किया जाता है, तो ये तो गलत बात है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो विश्व स्तर पर किया जाता है। उसका सही आंसर सही नहीं है, तो हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो 46 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखें। ऑनेस्टी जो है कौन सा, तो ये आपको याद रखना है कौन सा नाउन हो जाएगा ये। तो ऑनेस्टी आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो, तो आप ध्यान रखें कि ऑल मैन मस्ट डाई। तो इसमें जो है कह रहा है कि एडजेक्टिव इन सेंटेंस, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है ऑल हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बताइए जो है
करें चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉन्ट द अपोजिट विच इज मेड ऑफ द यूजिंग द प्रीफिक्स, मतलब जो और ए प्रीफिक्स का यूज करके बनाया गया होगा तो अगेंस्ट हो जाएगा, सॉरी अगेंस्ट नहीं हो जाएगा, अवेक होगा। और लगा है वेक पहले से ही जगना, तो अवेक हो जाएगा, सही है। तो अवेक हो जाएगा। करा कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से मिलना होता है तो डिम्ब वाहिनी हो जाएगा, जिसको फेलोपियन नलिका भी कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं हम लोग? फेलोपियन नलिका भी कहते हैं, फेलोपियन नलिका कहते हैं। यहीं पर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। कह रहे कि डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो वो मस्तिष्क हो जाएगा, सोचने विचारने की शक्ति है ना। कह रहा है क्या कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? कठोर कैल्शियम का बना हुआ काल किसका गुण है? तो वो हो जाएगा आपको इकाइनोडर्मेटा का। किसका हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा का जो कंकाल होता है, जो यहाँ पर काल नहीं होना चाहिए, बना हुआ कंकाल होगा। कंकाल किसका गुण होता है? तो इकाइनोडर्मेटा का हो जाएगा। और इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव आते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो जैसे तारा मछली हो गया, समुद्री अर्चिन हुआ, समुद्री खीरा हो गया, ये सब हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? लसिका के संदर्भ में गलत है। तो पहले तो लसिका के बारे में जान लीजिए कि लसिका जो है एक तरल रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और यह छोटी आंत से वसा का परिवहन करता है और इसमें संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तो लसिका परिवहन का कार्य करती है। लसिका प्लाज्मा एवं समान रंगहीन होते हैं। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित होते हैं, अवशोषित एमिनो अम्ल का परिवहन करती है। यह लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लसिका को, मतलब ये जो है ना ये गलत है कि लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा। तो आपका जो 53 का जो सही आंसर हो, मतलब जो भी मतलब ये स्टेटमेंट जो है लसिका के संदर्भ में गलत है, तो आप इसको ध्यान रखिए। लसिका परिवहन का कार्य करते हैं, सही बात है। लसिका प्लाज्मा के समान रंगीन होती है, ये भी सही है। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये भी सही है इसके संदर्भ में, लेकिन ये बातें गलत है। करा कि एक अपसारी दर्पण है। एक अपसारी दर्पण किसको हम लोग बोलते हैं, है ना? अपसारी दर्पण जो है आपका, जो उत्तल दर्पण होते हैं ना उसको हम अपसारी दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अपसारी। उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं अपसारी। कौन से कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है? अपसारी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो एक अपसारी दर्पण है तो उत्तल दर्पण कैसा है? एक उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ओम के नियम से संबंधित एक कथन है। करे कि विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया और परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी और उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। तो जैसे ओम के नियम है ना, तो ओम के नियम की बात करें तो ओम के नियम में एमीटर को किस क्रम में, एमीटर को जो है आप जानते हो कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आप लोग बोलेंगे श्रेणी क्रम में। एमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो एमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा। कराएगी एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना तथा इसका वेग आधा कर दिया जाए हो जाता है तो उस वस्तु का संवेग। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हाफ पी बराबर एम वी स्क्वायर। ना संवेग की बात है, पी बराबर एम वी स्क्वायर होता है। तो द्रव्यमान को 4 गुना तो 4m हो गया। अब वेग को आधा तो v/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? तो
4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि mv स्क्वायर है ना। तो इसका जो है आप इस पर फॉर्मूला पे हम लोग बना लेंगे तो क्या आ जाएगा, संवेग और तो करेंगे द्रव्यमान 4 गुना कर दे रहे हैं। अच्छा वेग को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं ना, तो वेग को आधा कर हो जाता है तो संवेग 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द्रव्यमान 4 गुना होता है और वेग आधा हो जाता है, वेग क्या हो जाता है इसका, आधा हो जाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, तो कह रहा है कि द्रव्यमान 4 गुना तो 4m हो गया और वेग आधा तो v/2 हो गया। तो कट गया, ये 2 से 2 कटा, तो यानी कि 2 से 2 मतलब कटा, तो यहाँ पर 2m भी हो गया, तो पहले वाले का 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुना। कह रहा है कि विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या इसमें फ्यूज का उपयोग करते हैं, क्या चीज़ का, फ्यूज का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि बिहार में डैश वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व है। तो भारत में कुल कितने, तो आप ध्यान रखेंगे भारत में कुल जो है 12 वन्य जीव अभयारण्य है, 12 वन्य जीव अभयारण्य है, और उसमें से 2 जो है राष्ट्रीय पार्क है, 2 राष्ट्रीय पार्क है, 2 राष्ट्रीय पार्क और 1 जो है टाइगर रिजर्व है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बिहार में 12 वन्य जीव अभयारण्य, बिहार में जो है ये 2 राष्ट्रीय पार्क और 1 जो है टाइगर वन्य जीव अभयारण्य है, इसको ध्यान रखिएगा। करे कि सूची कीजिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भावर क्या था, भावर, तो भावर क्या हुआ था, तो हिमालय की तराई क्षेत्र हुआ करते थे ये, ऐसा क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र, भावर जो हिमालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है वाला है, जिसमें कंकर बजरी और इसकी मात्रा छिपी होती है और इसकी मिट्टी छिद्रपूर्ण होती है। तो यहाँ पर भावर क्या हो जाएंगे, तो 1 का 2 नंबर, 1 का 2 नंबर पहला ही ऑप्शन में है। उसके बाद तराई की बात करें तो तराई जो है, तराई होता था घने जंगल व वन्य प्राणियों का क्षेत्र होता था तराई। उसके बाद जो है आपको देखोगे खादर, तो ये तो खादर जो है पुरानी पुरानी है ना, सॉरी बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगा, खादर को ये भांगर जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी और खादर जो है नया जलोढ़ मिट्टी होगा। तो 4 का 1 नंबर सही है, युवा नीचे करेंगे। ये सहायक नदी है और उसकी सहायक नदी है को सम्मिलित करना है। तो कोसी जो है किसका सहायक नदी है, गंगा का, तो 2 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर यहाँ है, यहाँ है, 3 नंबर तो गलत हो गया, ठीक। और क्या होगा देख लीजिए, जैसे कृष्ण गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी सहायक नदी है वैनगंगा की, किसकी है, गोदावरी वैनगंगा की है। तो 1 का 3, 1 का 3 यहाँ है, तो ये गलत है। तो अब इसमें देखते हैं, और कृष्णा जो है, कृष्णा किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा जो है अमरावती की सहायक नदी है। तो 3 का 1, 3 का 1 कहाँ है, 3 का 1 आपको यहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपको, ठीक है। और जो है कावेरी जो है कोयना की सहायक नदी है। तो कौन किसकी सहायक नदी है फिर से देख लीजिए, तो बताइए गोदावरी किसकी सहायक नदी है, तो वैनगंगा की। गोदावरी किसकी सहायक नदी है, वैनगंगा की है। गोदावरी किसकी सहायक नदी, वैनगंगा की। गंगा की सहायक नदी कोसी है। कृष्णा की जो है कृष्णा की जो है कौन थी, अमरावती। कृष्णा की सहायक नदी कौन, अमरावती। कृष्णा की सहायक नदी अमरावती और कावेरी की सहायक नदी कोयना थी। तो 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, उसका 3 का 1 और 4 का 2 ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। तो मोनाजाइट रेत में मुख्य रूप से जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, थोरियम। कौन सा, थोरियम। पैसिव वॉइस है, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, तो द स्टूडेंट्स आर टाउट, द स्टूडेंट्स आर टाउट बाय टीचर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 63 में चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट मीनिंग ऑफ द अर्बन। का क्या हो जाएगा, रूरल हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है कि दो संख्याएं का योगफल 28 और उनका गुणनफल 187 है। तो आप इसको शॉर्ट तरीके से भी चल सकते हैं और तो देख लीजिए, अगर सबको जोड़िएगा तो 28 तो मिलता है, लेकिन गुना करके देख लीजिए 87 का किस में आता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो क्या क्या हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएंगे आपको 11, 17 और 11, 17 और 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखें। और इसका जो है करेक्ट कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलती है और कितना बढ़ा दी जाएगी उसे स्थान तक पहुंचने में इतना किलोमीटर का समय लगेगा। ये मैथ के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। बढ़ाए गए चाल आप डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर के एक और केवल एक स्पर्श रेखा है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये तो बात सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह केवल 2 सत्य होगा। केवल कितना, केवल 2 नंबर का ही सत्य है। तो एक असत्य है, 2 सत्य है, एक असत्य हो जाएगा, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। तो ये समांतर श्रेणी से है, तो सवाल तो बनाना पड़ेगा आपको इस फार्मूला पे। एस एन बराबर फार्मूला जो है होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला पे बना लीजिएगा इस सवाल को। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो आप ध्यान रख लेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा माइनस में 255 होगा, माइनस में 255, इसको ध्यान रखें। करेक्ट डैश में एस ई आर तथा एस ई आर विष तथा दवाओं को है ना विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किसका हो जाएगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है यकृत कोशिका का, किसका बताइए, यकृत कोशिका का। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो उपकला उत्तक जो है एक तरह का अस्थाई है ना। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, जैसे द्रव संयोजी उत्तक की बात करें तो यह एक प्रकार का द्रव संयोजी उत्तक जो शरीर के अंगों एवं अन्य भागों के संचरण के माध्यम से जोड़ता है। शरीर के अन्य भागों को संचरण के माध्यम से जोड़ता है। तो इसमें रक्त जो है एक तरह का तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, रक्त। तो 1 का 3 नंबर, 1 का 3 यहाँ भी है, ये तो नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद जो है उपकला उत्तक की बात करेंगे, तो यह उपकला उत्तक जो है त्वचा एक उपकला उत्तक का उदाहरण त्वचा हो जाएगा इसका। तो 2 का 2 नंबर ये सही है। कह रहा है कि जोड़ों की सतह तंत्रिका उत्तक स्पाइनल कोड हो जाएंगे, तो 4 का 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और जोड़ों की सतह जो है वह होती है क्या आपको, तो 1 का 3 है, ये हो गए। फिर यहाँ पे तो तरल संयोजी उत्तक क्या हो जाएगी, रक्त ना। तरल संयोजी उत्तक एक प्रकार का रक्त हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र जो स्पाइनल कॉर्ड से हो जाएगा, जोड़ों की सतह पर उपकला उत्तक पाए जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था। जो उन्होंने जो गैस ली थी वे क्या थे, तो मुख्य रूप से जो है आपको मीथेन थे, है ना। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन था। तो 70 का जो है आपका मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों का उन्होंने प्रयोग किया था। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
और इसका जो है इसका 9 4 हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला भी है, आप ये वाला फार्मूला भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगाकर, तो अंतिम वेग है ना, प्रारंभिक वेग जो है ये हो जाएगा, अंतिम वेग आपका 0 करके यहाँ से निकल आएगा। आप एक यानी कि फार्मूला तो बल के बारे में पूछा था, F बराबर ma चाहिए, तो आप इस फार्मूला पे लगा के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। समांतर मतलब आर प्रतिरोध को बराबर भाग में बांट दिया है 6 बराबर टुकड़ों में। इसके लिए प्रतिरोध जो है वह 36 हो, मतलब आर बट्टे में आर प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध का जो अनुपात हो जाएगा ना वो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 होगा। ये निकाल सकते हैं, जब आप आर समतुल्य निकालेंगे तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, आर बट्टे में 6। इस तरह से 6 भाग में बांटा है, तो इस तरह से आप जो है रख सकते हैं, तो 6 ऊपर चल जाएगा, तो कम्प्लीटली ये जो आएगा ना आपको यहाँ से 1 बट्टे आर बराबर ये हो जाएंगे 6 बट्टे में आर। ये कितने टाइम्स, तो 6 टाइम्स आएंगे, तो यानी कि 36 बट्टे में आर हो गए, तो आर को ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, आर बट्टे में आर डैश हो गया, यानी कि 36 हो जाएंगे। 36 कितने हो जाएंगे? 36। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज हो जाएगी? तो यहाँ पर स्टील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्टील। निर्वात में तो ध्वनि गति करती ही नहीं है, तो 73 का जो आंसर हो जाएगा आपका। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करते हैं, और स्टील और पानी की तुलना में जो है ना, स्टील वायु और पानी की तुलना में अधिक घना होता है, इसलिए स्टील में सबसे तेज ध्वनि की गति होगी। कह रहा है कि भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को, है ना, किसको? गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। और गोदावरी नदी की बात करें हम लोग, तो ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। गोदावरी का उद्गम स्थल जो है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में से होता है, और यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्यों से होकर बहती है, और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इस बात का भी ध्यान रखें। कह रहे हैं क्या कि सम्मिलित करना है, तो कौन सा जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कोयना। अगर आप कोयना की बात करें तो कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में कोयना स्थित है। और जो बात करें हम लोग इतुरंगम, है ना, रंगरम, ये तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 81 और 2 का डी, 81 और 2 का डी, 81 और 2 का यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, है ना, सही हो जाएगा। 3 का ए नंबर हो जाएगा। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में, और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। करे कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्यपाल कौन थे? जब बिहार में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो वहाँ उस समय जो बिहार के जो राज्यपाल थे वो नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो उस समय बिहार के राज्यपाल थे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वह 29 जून और 1968 में लगा था। कब लगा था? 29 जून और 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अभी तक पूरे भारत में लगभग तो ये राष्ट्रपति शासन लगभग 3 बार शायद लगा हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं, 3 बार ही लगा है राष्ट्रपति शासन। तो अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है, तो इसमें जो गलत कथन है तो उसको चुनना है। तो क्या है, कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझिए, कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं। चलिए यहाँ समझते हैं। कह रहा है कि गलत कथन को चुनना है, तो कह रहा है कि राय बहादुर, ये जो है सॉरी एक मिनट, बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 में कार्य कर रहा है, और आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला, ये है ना, और 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से गवर्नर प्रांत कहा जाता था। तो इसमें जो है, जिस समय बात करें कि राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा आज़ादी के पहले बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष नहीं थे,
जबकि जो है पहला अध्यक्ष जो है सर राजा विजय भद्र सिंह था। तो इसका जो है ऑप्शन गलत कौन हो जाएगा? तो आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष नहीं थे, जबकि कौन थे? तो सर विजय, क्या? तो सर विजय, ध्यान रखें, सर विजय सिंह, विजय भद्र सिंह थे, सर विजय भद्र सिंह थे। विजय भद्र सिंह जो है ये पहले अध्यक्ष थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये गलत है। बिहार विधान सचिवालय कब से कार्य कर रहा है? तो बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है। और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य 1936 में मिला और 1917 में बिहार और उड़ीसा को एक संयुक्त रूप में गवर्नर प्रांत कहा जाता। तो ये बात सही है। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंधित था। लॉर्ड अभी के समय में जो है इससे, तो ये आपको हो जाएंगे इससे। तो लॉर्ड जो अभी वर्तमान में जैसे लॉर्ड सामंत से संबंधित है, जैसे कि मध्यकालीन में सामंत राजा से संबंधित थे, तो लॉर्ड जो है आपका किससे हो जाएगा? सामंत से। किससे हो जाएगा? सामंत या नाइट से हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन? करा कि पिलीभंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो पिलीभंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है। और पिलीभंगा में कालीबंगा नामक ऐतिहासिक स्थल भी है। कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल भी है, इस बात का ध्यान रखें। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की जो है दरगाह वह कहाँ स्थित है? तो ये आप याद रखेंगे, दिल्ली में स्थित है। कहाँ है स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे। जो शेख निजामुद्दीन, यह दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में है। और दिल्ली दक्षिणी दिल्ली के एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। और शेख सलीम जैसे मतलब शेख मुहिद्दीन चिश्ती है ना, यहाँ पर जो है निजामुद्दीन औलिया है। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, जबकि शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर में स्थित है ना, फतेहपुर में स्थित है। इस बात का कर इसरो का मानव अंतरिक्ष अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में भी स्थित है? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में भी स्थित है? तो यह कहाँ है? तो यह आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये आपको बेंगलुरु में भी है। कहाँ पर? बेंगलुरु में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा ये जो भारतीय इसरो की जो स्थापना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है कब किया गया था? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और इसे आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। और इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसके अलावा इसरो ने अंतरिक्ष में हमारे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष स्टेशन को सक्रिय किया है। तो श्रीहरिकोटा करा कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये तो अभी इसरो की बात हो रही है, तो ये कहाँ है? तो बेंगलुरु में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो वायु एक मिश्रण है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की क्रियाशीलता का घटक क्रम सही है? तो धातुओं की क्रियाशीलता का जो घटक क्रम है तो वह कौन सा सही होगा? तो धातुओं की क्रियाशीलता में पोटेशियम सबसे ऊपर होता है। पोटेशियम क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो पोटेशियम, ये ऑप्शन नंबर 1 ही इसके सही हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, सोडियम होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर जो है एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, और फिर जो है Fe है। तो इस तरह से तभी जैसे हमारे पास क्या सब है? एल्युमिनियम, जिंक, ये सब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ये सही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है? कह रहा है क्या कि ये तो समीकरण, द्विघात समीकरण से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ए का मान 0 नहीं हो सकता है, डज नॉट इक्वल टू 0 मान नहीं हो सकता है।
क्रयध्यान द्विघात समीकरण जो है में ए का मान शून्य नहीं हो सकता, तो चूंकि द्विघात पद होना आवश्यक है ना, द्विघात पद होना आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पी नंबर हो जाएगा, है ना। तो ए का मान 0 रख देंगे, तो यहाँ पर द्विघात पद अगर मतलब ए का मान नहीं होने के लिए द्विघात पद 0 होना चाहिए, सही है। उसके बाद जो है साधारण ब्याज, ये तो साधारण ब्याज से संबंधित फॉर्मूला है। तो कितने ब्याज लौटाने पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में 100 होता है, उस पर बना लेंगे, बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर पे इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, समय भी आपको दिया हुआ है, तो समय 1 वर्ष हो जाएगा। तो ये जो 10a बराबर दिया है, तो cos a बराबर, तो 10 का रिलेशन आप लोग जानते हैं, लाल बट्टे का को याद रख लीजिए, बन जाएगा 10 का रिलेशन लंब बटे आधार में जाता है, तो आपको कर्ण निकाल लेना है, क्योंकि cos का रिलेशन जो है आधार बटे कर्ण में आता है, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 रूट अंडर हो गया, फिर रूट में 5 आ गया। तो आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण कॉस, तो 2 बट्टे आधार में क्या है 2 है ना, आधार में कितना 2 बट्टे में रूट 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन, तो 85 का जो सही आंसर होगा आप इसका निकाल लीजिएगा। तो 85 का जो है आपको 750 रुपया आंसर होगा। बहुत सिंपल है, आप बना लीजिए, देखिए जैसे 10,000 है, 10,000 गुना में 7.5 गुना में 1 दशमलव बट्टे में तो 100 होता ही है, गुना में 10 दशमलव हटाए तो 3 जीरो तो खत्म हो गया, तो ये 750 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट के नेतृत्व किसने किया था, तीसरे स्टेट का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो मीराबी और ओवेसियन ने इसका नेतृत्व किया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, तीसरे स्टेट। और हेनरी कोट के किस आविष्कार से युद्ध और अच्छा लोहा बनना अच्छा लोहा बनना संभव हुआ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हेनरी कोट ने पुडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया था। कौन सा, पुडलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया, और जिससे अच्छा लोहा बनना शुरू हो गया था। उसके बाद क्या, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, तो 16 अक्टूबर 1905, तो उस समय बंगाल विभाजन की फिर 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस, कौन सा, शोक दिवस मनाने का आह्वान करते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। किस वर्ष भारत को राज्य का दर्जा मिला था, तो 1936 में कब मिला था, और पटना राजधानी बनी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, और 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था, और पटना इसकी राजधानी बनाई थी। जल के अणु में बंधन की प्रकृति कैसी होती है, जल के अणु में जो बंधन की प्रकृति होती है वह कैसी होती है, तो आप ध्यान रखेंगे, ध्रुवीय प्रवृत्ति है ना, ध्रुवीय जल करेंगे, जल ऑक्सीजन है ना, और जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंधन ध्रुवीय होता है। क्या होता है, तो हाइड्रोजन आवंधित होते हैं, हाइड्रोजन आबंध होते हैं इसमें, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। C6H14 ये कितने, तो ये जो हेक्सेन है तो इसमें 5 इसके समावयवी बनते हैं। अल्फा कण कैसा होता है, द्विआवेशित हीलियम आयन होते हैं, इसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपका कि वह फील्ड जो
तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है क्या कहलाती है? वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मतलब तालिका में रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करने के वाले फील्ड को प्राइमरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी की कहा जाता है। प्राइमरी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राइमरी की इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का काम कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका मदरबोर्ड हो जाएगा। कौन सा? मदरबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वन का प्रशासनिक वन नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे भारत में एक तो संरक्षित वन है, यानी कि आरक्षण के आधार पर बांटा गया जो है, एक तो संरक्षित वन होगा, आरक्षित और अवर्गीकृत और जो राज्य वन नहीं होगा। कौन नहीं होगा? तो राज्य वन नहीं होगा। तो बांटा गया है प्रशासनिक आधार पर संरक्षित में, आरक्षित में और अवर्गीकृत वन में। ठीक है। कह कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो रैम है ना, रैमपेज। कौन सा? रैमपेज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि द कॉन्स्पिरेंसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉन्स्पिरेसी टू है ना आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको, यानी कि जो गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे उनके द्वारा लिखा गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यह पुस्तक उनके राष्ट्रपति पद से हटाए जाने की घटनाओं का वर्णन करती है। उसके बाद फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? शशि थरूर को सर्वोच्च फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लीजन डिस होनूर से 2023 में सम्मानित किया और उन्हें यह सम्मान फ्रांस और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया गया। निम्न में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल जो है कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? तो एंटी मिसाइल की बात करें तो वह एंटी मिसाइल कहते हैं कि ऐसे मिसाइल जो अन्य मिसाइलों को नष्ट करते हैं उसे हम लोग करने के लिए डिजाइन की जाती है, उसको एंटी मिसाइल कहते हैं। जैसे S-400 जो है ये एक एंटी मिसाइल है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मैं सारे बिहार पुलिस के जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसका इसी तरह से आप लोग को डिस्कशन करूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं भी वो उसे कम समय में करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।